हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? यस सर। ठीक है यस। चलें स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास होगी पीएचपी की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है, कल। तो आज मैं आपको थोड़ा-सा आगे और लेके चलता हूँ। ऑपरेटर्स का टॉपिक होगा आज हमारा और ऑपरेटर्स को पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको समझना। सबसे मेन चीज़ ये होगी कि आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम प्रोग्राम को रीड करते हैं। ठीक है, रीड करना बहुत मुश्किल है, अक्सर बच्चों को नहीं आ रहा होता, समझ नहीं करते। जब रीड करना आपको आ गया, तो उसके बाद जो है ना आप इज़िली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट टाइम जो मैंने किया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि index.php के अंदर हमने सिर्फ़ वेरिएबल पढ़ा था और वेरिएबल के साथ हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे। जिन ऑपरेटर्स कौन-कौन से थे हमारे पास? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी जो है हमने कंप्लीट नहीं किया था। इसके अंदर भी हमारे पास अभी तक कौन-कौन से हैं? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो आज हम उनको समझेंगे, ठीक है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का काम बेसिकली क्या है? इनका काम ये है कि एडिशन करना, ठीक है? जो भी पुरानी प्रीवियस वैल्यू होगी हमारे पास वेरिएबल की, उसके अंदर ये क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा, यानी ऐड करेगा नंबर्स। अब डिपेंड करता है कि नंबर्स को किस तरह से ऐड करना है, ठीक है? 1 नंबर ऐड करना है, 2 करना है, 3 करना है। अब देखते हैं किस तरह से होता है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, ये सारी चीज़ों को देखेंगे इंशाल्लाह से। तो इनको मैं पहले करता हूँ रिमूव, ठीक है? तो एक वेरिएबल लिखते हैं नंबर 1 इज़ इक्वल टू, इसको देते हैं हम क्या? 10, ठीक है? तो ज़रा-सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो इस नंबर को सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया, ठीक? तो अपना सर्वर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने प्रोग्राम अपना एग्ज़ीक्यूट किया और हमारे पास आउटपुट आ गया 10, जो हमने वैल्यू दी थी वेरिएबल की। अब देखो इंक्रीमेंट बेसिकली क्या होता है कि एक नंबर वेरिएबल के पुराने नंबर के अंदर एडिशन करता है, ठीक है? अब किस तरह से होता है मैं आपको बताता हूँ, कि नॉर्मली बस हमें क्या करना है, देखो नंबर दिया और नंबर 1, उसके बाद हमने क्या लिखा? प्लस, प्लस, ठीक है? तो 1 मिनट कॉल आ रही है पीछे, ज़रा-सा मैं इसको माइक को ऑफ करता हूँ।
हाँ सॉरी, कॉल आ गई थी बीच में। ठीक है, तो मैं इंक्रीमेंट का बता रहा था। देखो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि एक नंबर ऐड करता है। फॉर एग्जांपल देखो इस प्रोग्राम की अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या था, एक वेरिएबल लिया जिसको हमने 10 वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर फिफ्थ नंबर लाइन पे हमने क्या किया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है कि 1 प्लस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1 इसने प्लस कर दिया। अब देखो जब 1 प्लस किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 11, और हमने यहाँ पे क्या किया, 11 को प्रिंट कर दिया। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए 11। ठीक है, और सेकंड हमारे पास क्या होता है, इस इंक्रीमेंट को हम पहले भी लगा सकते हैं। सर इसको थोड़ा जूम करें। इसको नजर नहीं आ रहा, मोबाइल से देख रहे हो इसलिए नजर नहीं आ रहा होगा सही से। जी सर। मोबाइल लैपटॉप यूज करो ना, अच्छा है। जी सर, वो लाइट अच्छा, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, प्लस प्लस को जो हमने स्टार्टिंग में लगा दिया। ठीक है, काम ये सेम करेगा, इंक्रीमेंट ही करेगा। देखो 11 ही हो गए। ठीक, अब इन दोनों में फर्क क्या है, जरा इसको समझना है। एक प्री है और एक पोस्ट है, यानी एक पहले प्रिंट करता है और एक बाद में। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस को एंड में लगा रहा हूँ और इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो क्या हुआ, 10 हो गया। अब 10 क्यों हो रहा है, देखो सबसे पहले हमने क्या दिया, इसकी वैल्यू 10 दी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको प्रिंट किया। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, वेरिएबल है, यानी वेरिएबल प्रिंट होगा जो भी इसकी वैल्यू होगी, और उसके बाद इसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे भी इको करवाऊं नंबर, ठीक, और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, एक और इको करता हूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन ब्रेक, यानी एक लाइन बीच में इंटर कर रहा हूँ। जैसे अब एमएस वर्ड पे आप काम करते हो, एक लाइन लेकर आप नीचे वाली लाइन पे लिखना है तो आप क्या करते हो, इंटर को प्रेस करते हो। तो बी आर बेसिकली क्या कर रहा है, लाइन ब्रेक इसका मतलब है। और इसका काम सेम ही होगा कि नीचे वाली लाइन में इसके बाद जो चीजें होंगी उनको नीचे वाली लाइन में लिखना। ठीक है, ये देखो नीचे क्यों 11 हुआ, अब ये बात जो है ना सही से ज़हन में बैठाना कि जब प्रिंट कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले देखो आगे क्या है, हमारे पास वेरिएबल है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू 10 थी, फिर उसके बाद इसको क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। इस वजह से यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 10 आ रही है। जब बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसको इको करवा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 11 इस वजह से आ रही है क्योंकि इको होने के बाद इसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो चुका है। अगर मैं इस इंक्रीमेंट को यहाँ लगाता हूँ स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, नंबर 1 की वैल्यू 10 थी, इको जब हमने किया तो सबसे पहले इंक्रीमेंट हुआ, यानी 10 के अंदर 1 प्लस हो गया, और प्लस की जगह पे क्या आया, इसके जो नंबर 1 है हमारे पास वेरिएबल, इसकी वैल्यू हो गई 11। ठीक है, तो इस वजह से अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। जब इंक्रीमेंट आप पहले लगाते हो, पहले इंक्रीमेंट होती है, बाद में वेरिएबल प्रिंट होता है। जब आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप बाद में लगाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, वेरिएबल की जो भी पुरानी वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रिंट होगी और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये भी एक चीज जो है ना फर्क है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, तरीका सेम ही होगा। माइनस माइनस लगाएंगे तो ये क्या कर देगा, एक माइनस कर देगा। तो देखो यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, अब 10 हो गया। तो यहाँ पे फर्क समझ आया होगा, ये पहले लगाने में और लास्ट में लगाने में क्या फर्क है। ठीक है, अब नॉर्मली मैं अगर आपको बात करूं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बेसिकली काम किस तरह से कर रहे होंगे, अब हमारे पास कुछ और भी असाइन ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उनका काम क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करें और उसके बाद जो है उनका रिजल्ट भी दें। फॉर एग्जांपल नंबर 1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 10।
तो अब सेकंड हमने क्या किया, हमने बोला नंबर 1 असाइन ऑपरेटर, उसके बाद हमने क्या कहा यहाँ पे नंबर 1 के अंदर +1 कर दो। तो बेसिकली इस तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम कर रहा होता है। अब देखो, अब इसको रीड किस तरह से करेंगे? सबसे फर्स्ट क्या है हमारे पास, थर्ड नंबर लाइन के अंदर हमने नंबर 1 को असाइन किया 10 वैल्यू, ठीक है? और उसके बाद हमने क्या किया, 5 नंबर वाली लाइन पे देखो 2 ऑपरेटर्स हमारे पास यूज़ हो रहे थे, जिसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। एक असाइन ऑपरेटर और सेकंड कौन सा है हमारे पास? एडिशन का ऑपरेटर, ठीक है? जिसके क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि हमने बोला नंबर 1 जो है, असाइन ऑपरेटर जहाँ पे आया हमने ये कहा था कि सबसे पहले राइट साइड पे जो कुछ भी होगा वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होके उसके बाद लेफ्ट साइड को असाइन होंगी। लेकिन असाइन ऑपरेटर के अलावा जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो क्या होंगे, लेफ्ट टू राइट हम पढ़ेंगे। यानी नंबर 1 की वैल्यू क्या है 10 और उसके अंदर हमने क्या किया, प्लस किया 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 11। फिर उस 11 को असाइन क्या करेगा, नंबर 1 को असाइन करेगा और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया। सर दोबारा बताएं। देखो, 5th नंबर वाली लाइन में ये हो रहा है कि जहाँ पे आपको असाइन ऑपरेटर नजर आया उसका हमने पहले ही बता दिया था कि क्या करेगा, लेफ्ट साइड पे जो चीजें होंगी उनको राइट साइड पे असाइन कर देगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद सेकंड हमारे पास देखो क्या है, प्लस का ऑपरेटर है। प्लस का काम ये होता है कि प्लस करे। अब हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से इसको रीड करेंगे कि हमेशा जो लेफ्ट साइड पे होता है असाइन ऑपरेटर है और असाइन ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो भी हमारे पास वेरिएबल्स है, नंबर्स है, उनका ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसकी जो भी रिजल्ट आएगी उसको हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे नंबर 1 वाले वेरिएबल को। तो इसका मतलब है सबसे पहले 10 + 1 होगा, इसकी रिजल्ट क्या आएगी 11 और 11 को हम असाइन कर देंगे नंबर 1 में। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी और उसके बाद हम इको करेंगे। देखो यहाँ पे 11 हुआ, 11 असाइन हो गया इस वेरिएबल के अंदर जो बिल्कुल सेम नेम है इस वाले वेरिएबल के। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। इस तरह से बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काम कर रहे हैं। अगर प्लस की जगह हम माइनस लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगी। अब इसका एक और भी तरीका है इसको लिखने का। जब ऑपरेटर्स आपको सारे पता चल गए ना, उसके बाद आप आराम से जो है इसको समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने 1 लिखा और स्टार्टिंग में मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस लगा दिया। तब भी इसका रिजल्ट क्या होगा, 11। क्यों 11 होगा? क्योंकि इस प्लस और इक्वल टू जो साइन मैंने लगाया था, ठीक है? प्लस और इक्वल को जो साइन लगा था इसका मतलब इस तरह से सिंटैक्स को लिखना है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊँ तो इसका मतलब ये क्या करे, यहाँ पे अगर मैं माइनस लगाऊँ तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी ये होगा कि इंक्रीमेंट करेगा एक नंबर 1 पे। ये समझ में आ रहा है क्या, ये ऑपरेटर्स हैं? माइनस इज इक्वल टू का मतलब नॉर्मली अगर इसको हम ओपन करके देखें तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर 1 वाला जो वेरिएबल है हमारे पास, नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 -1, ठीक है? अगर प्लस लगाएँगे तो प्लस का मतलब क्या होगा? ये होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि प्लस कर रहे हैं एक। तो अक्सर कहीं न कहीं आपको नज़र ज़रूर आएगा कि इस तरह के ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होंगे और उसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ऑपरेटर्स तो आप लोगों को पता है कि प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन हो गई, लेकिन अब इसके बाद हम आते हैं, कुछ कंपेयर करने के भी हमारे पास क ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कंडीशंस के अंदर। अब वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मुझे कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा। कंडीशन का मतलब क्या है, अगर, ठीक है? इफ यूज़ करेंगे, इफ और एल्स। इफ का मतलब होता है अगर, अगर कंडीशन आपका फॉल्स है तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास होगा एल्स का, ठीक है? कंडीशन का सिंटैक्स क्या है, इस तरह से ब्रैकेट और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमारा एक्सप्रेशन आएगा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा,
स्टेटमेंट, क्या चीज हमें प्रिंट करवानी है। ठीक है, अब हम सिर्फ ये काम करेंगे। ऑपरेटर्स को हम समझ रहे हैं, अभी फिलहाल कंडीशंस को हम नहीं समझ रहे हैं। तो ऑपरेटर्स को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पीएचपी के अंदर आउटपुट जो फंक्शन है वो हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा। सी लैंग्वेज और जावा के अंदर हमें हमेशा ट्रू और फॉल्स रिटर्न होता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हम बनाने के लिए सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैंने एक वेरिएबल लिया 1 और इसको मैंने कोई भी एक वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, वैल्यू असाइन करने के बाद अब हमें कंडीशन लगाना है और उसके साथ हमें क्या करना है, ऑपरेटर्स यूज करना है। हमने बोला कि वेरिएबल 1 सबसे पहले हम यूज करते हैं ग्रेटर देन 50 और यहाँ पे हमने क्या किया, इको कंडीशन इज इको कंडीशन इज। ठीक है, अब क्या होगा जब कंडीशन हमारा ट्रू होगा, यानी कंडीशन सक्सेस हो जाएगा, उसके बाद फिर हम क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एल्स में आएगा। सॉरी, सक्सेस होगा तो उसके अंदर जो भी हमने प्रिंट किया था कि कंडीशन इज ट्रू, ये मैसेज प्रिंट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसका मतलब ये होगा कि एल्स के अंदर जो भी मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा पढ़ना सीखो। उसको क्या हुआ है, हमने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में हमने ये लिखा, वेरिएबल की वैल्यू हमने दी 85, तो इसका मतलब वेरिएबल जहां कहीं लिखा हुआ है उसका मतलब ये है 85। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद मतलब कंडीशन के अंदर, तो कंडीशन को किस तरह से पढ़ते हैं हम लोग। देखो, ये वाला जो ऑपरेटर मैंने लगाया है ना, यूज किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ग्रेटर यानी बड़ा होना। तो हमेशा मैंने कहा था कि असाइन ऑपरेटर के अलावा जितने भी ऑपरेटर्स होंगे उनको क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट रीड करने का मतलब क्या है। अब देखो, वेरिएबल 1 सबसे पहले लेफ्ट साइड पे, फिर ऑपरेटर, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये इस तरह पढ़ेंगे कि अगर वेरिएबल 1 की वैल्यू जो है बड़ी है 50 से, अब वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या है 85, हम ये बोलेंगे कि अगर 85 बड़ा है 50 से, तो ये क्या प्रिंट करेगा, कंडीशन इज ट्रू। सेकंड क्या होगा, ये प्रिंट करेगा कंडीशन इज फॉल्स। अब मुझे ये बताओ कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है सर, ट्रू है, क्यों ट्रू है। क्योंकि ये जो वेरिएबल 1 की वैल्यू है ये बड़ी है 50 से। 50 से बड़ी है, 85 है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो क्या हुआ, ट्रू। अब सेकंड हमारा ऑपरेटर है लेस देन। इसको किस तरह से पढ़ेंगे कि अगर 85 छोटा है 50 से तो कंडीशन ट्रू होगा, वरना क्या हो जाएगा, कंडीशन इज फॉल्स। अब क्या रिजल्ट आएगा, अब फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि 85 क्या है, छोटा है, और 50 क्या है, बड़ी वैल्यू है। ठीक है, सॉरी, 50 छोटी वैल्यू है और 85 जो है बड़ी वैल्यू है, लेकिन हमने कंडीशन में ये लगाया है कि अगर 85 छोटा होगा 50 से, इसका मतलब तो यही है ना, वेरिएबल की वैल्यू की बात करें। या तो इस तरह भी बोल सकते हैं कि अगर वेरिएबल 1 की वैल्यू जो है छोटी होगी 50 से, तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा वरना फॉल्स। लेकिन इस तरह जो यहाँ पे कंडीशन और वैल्यू, वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है उससे हमें ये पता चल रहा है कि कंडीशन क्या है, कंडीशन जो है फॉल्स है। तो इस वजह से क्या होगा, कंडीशन इज फॉल्स हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको किस तरह से पढ़ना है, कौन बताएगा। सर इसमें ये सर चेक ये करेगा कि वेरिएबल 1 जो है उससे ग्रेटर भी होना चाहिए, और वो इसके अगर इक्वल हुआ तो भी कंडीशन इसकी ट्रू होगी, या ग्रेटर हुआ तो भी, दोनों कंडीशंस में चेक होंगे। अब मेरी बात ध्यान में बिठाना, ठीक है, दो चीजें होती हैं,
कंडीशनल ऑपरेटर्स में। एक होता है एंड और एक होता है और। एंड का मतलब अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? एंड उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होगा और। ठीक है, ये और ये इस तरह से होता है। अगर सेकंड हमारे पास ऑपरेटर होता है और का, तो और को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब क्या होता है? या। ठीक है, ये या फिर ये। और का मतलब होता है कि दोनों में से अगर कोई भी ट्रू है तो इसका मतलब ट्रू। एंड का मतलब ये होता है और का मतलब होता है ये और ये, यानी दोनों का ट्रू होना जरूरी है। अब इसको किस तरह से रीड करेंगे हम बोलेंगे कि अगर वेरिएबल 1 की वैल्यू 50 से बड़ी है या फिर वेरिएबल 1 की वैल्यू जो है इक्वल है 50 के, तो इस सूरत में क्या होगा? दोनों सूरत के अंदर क्या, दोनों में से कोई अगर एक भी सूरत हुआ या दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो इसका मतलब हमारा कंडीशन ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे हम और देख रहे हैं यानी या देख रहे हैं, एंड नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह रीड करेंगे कि वेरिएबल 1 की वैल्यू या तो ग्रेटर है 50 से या फिर इक्वल है, तो इन दोनों सूरत में क्या होगा? कंडीशन ट्रू होगा। अब अगर इस कंडीशन को हम पढ़ें और देखें कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो किस तरह से देखेंगे? अगर वैल्यू 1 ग्रेटर देन 50, वैल्यू 1 की वैल्यू क्या है? 85। अगर 85 बड़ी है 50 से तो कंडीशन ट्रू। तो यहाँ से पता चलेगा कंडीशन क्या हो गया हमारे पास? ट्रू। सेकंड अगर हम देखें, अगर 85 इक्वल है 50 के, इक्वल तो नहीं है लेकिन हमारा कंडीशन पहले ही ट्रू हो चुका है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि वेरिएबल 1 ग्रेटर देन है 50 के। तो इस वजह से कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिफ्रेश किया तो यहाँ पे क्या आया? ट्रू। तो ये समझ में आया किस तरह से होता है? तो सेम सेकंड हमारे पास है लेस देन। ठीक है, तो लेस देन का मतलब क्या होता है? छोटा होना। 85 छोटी है 50 से, ये तो बिल्कुल नहीं है, गलत हो गया। उसके बाद क्या है? 85 जो है इक्वल है 50 के, सेकंड भी गलत हो गया, तो इसका मतलब दोनों गलत है। दोनों में से अगर एक भी सही होता तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू। तो इसलिए इसमें क्या आएगा? कंडीशन इज फॉल्स आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे नॉट इक्वल। अब इसको क्या पढ़ते हैं कि वैल्यू वेरिएबल वैल्यू 1 इज नॉट इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू। ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि वेरिएबल 1 जो है उसकी वैल्यू इक्वल नहीं है 50 के, तो इस वजह से ये इक्वल होगा। इसका आएगा ट्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस साइन को कभी देखा है? सर दोनों को अलग अलग देखा है, साथ में देखा। साथ नहीं देखा। अब इसका मतलब भी क्या होता है? नॉट इक्वल होता है। ठीक है, जैसे हमने पहले, इससे पहले मैंने लिखा ना नॉट इक्वल, तो इसका मतलब भी नॉट इक्वल होता है कि वेरिएबल 1 नॉट इक्वल टू 50। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, तो ये रिफ्रेश करेंगे तो ट्रू ही हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है, देखो एक था सिंगल इजिकल। तो सिंगल इजिकल टू का मतलब ये होता है असाइन ऑपरेटर। उसका काम क्या होता है कि राइट साइड पे जो कुछ भी होगा उसे असाइन करेगा लेफ्ट साइड पे। और कंडीशन के अंदर हम कभी भी असाइन ऑपरेटर यूज नहीं करते। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें नीड पड़ जाती है तो हम उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते। ठीक, तो डबल इक्वल हम किस लिए यूज करते हैं? दोनों को कंपेयर करने के लिए कि दोनों, ठीक है, कि दोनों की वैल्यू क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। तो वेरिएबल 1 क्या है? 85, और उसके बाद हमारे पास क्या है? 50।
ठीक है, तो दोनों क्या इक्वल है या नहीं है, तो हम ये बोलेंगे कि दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। अब ये इक्वल टू बेसिकली कहाँ यूज हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिख दिया एडमिन, ठीक है, तो आप यानी यूजर ने इनपुट किया एडमिन, और डेटाबेस के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो भी क्या है, एडमिन है। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर मुझे कंपेयर करना है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स के साथ, तो मैं इस तरह से कंपेयर करवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, कंपेयरिंग के अंदर दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ पे देखो ट्रू, अगर इसमें से एक हटा दूं तो अभी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन नहीं था, मैंने एन अभी दिया। एक तो ये होगा कंपेयर, जो हमारे पास ऑपरेटर है इसका काम ये है कि कंपेयर करना, किसी भी जरूरी नहीं कि हम नंबर के साथ कंपेयर करें, हम स्ट्रिंग को भी चेक कर सकते हैं, मैच करवा सकते हैं, ठीक है। जब मैचिंग होगी तो ट्रू हो जाएगा, जब मैचिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब इसको बहुत जगहों पे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है कि यूजर ने वेरिएबल के अंदर, यानी यूजर फॉर एग्जांपल यूजर ने क्या किया, फॉर्म फिल किया और उसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद अब वो कहाँ पे आया, रिक्वेस्ट आया यहाँ पे वेरिएबल के अंदर, जो भी इनपुट था यूजर का हमने वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस और पासवर्ड हमने दोनों स्टोर करवा दिया वेरिएबल के अंदर। अब हमें कंपेयर भी तो करना है और ये भी चेक करना है कि ईमेल यूजर ने ईमेल या पासवर्ड लिखे या नहीं। उसके लिए क्या होगा, अब मुझे चेक करना है कि वैल्यू जो वेरिएबल 1 है उसकी वैल्यू क्या है, ब्लैंक है या नहीं है। अगर इक्वल टू ब्लैंक है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन इज ट्रू। अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर क्या होगा, कंडीशन इज फॉल्स। डॉलर फॉल्स, क्यों फॉल्स, क्योंकि वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या एडमिन है, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इज इक्वल टू, यानी ब्लैंक चेक कर रहे हैं। अब देखो डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज, ठीक है, इसके दरमियान ना स्पेस मैंने दिया और ना ही मैंने कुछ और चीजें लिखी है। अगर मैं स्पेस दूंगा तो स्पेस भी काउंट होता है, तो इस वजह से मैंने स्पेस भी नहीं दिया इसके अंदर, और नॉर्मली हमने चेक कर दिया। तो इस तरह से हम चेक करते हैं जितने भी जो यूजर के इनपुट होंगे, जो रिक्वायर्ड होंगे, उनको हम चेक करेंगे कि यूजर ने इनपुट किए हैं या इनपुट नहीं किए। तो आगे जाके बहुत सारी चीजें और भी क्लियर होंगी, अभी तो सिर्फ बेसिक चीजें हैं हमारे पास, और इसके अंदर भी मैं सिर्फ लिमिटेड चीजें थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, ताकि क्या हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेटर्स को पढ़ो और समझो, फिर उसके बाद जितने एडवांस चलते जाएंगे तो चीजें कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो सर, समझ आ गया। ठीक है, तो अब एक और ऑपरेटर हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसका काम बेसिकली क्या होता है, रिमाइंडर। स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल दो चीजें होती हैं, एक होता है डिवाइड और एक होता है रिमाइंडर। अगर मैं नॉर्मल डिवाइड की बात करूं, मैंने क्या किया, 10 को डिवाइड किया 3 के साथ। अब मुझे बताओ रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास। ये देखो मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 के साथ, डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 रिमाइंडर होगा। डिवाइड करने से कभी रिमाइंडर आता है? ये देखो 3.3। क्या होगा, 3.3 आएगा, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में ये होता है, जैसे 10 है फॉर एग्जांपल, 10 रुपए, 3 दोस्त हैं, तीनों ने मिलके कमाए। अब वो क्या करेंगे, 1 रुपया किसी और को देंगे, बिल्कुल भी नहीं। और बोलेंगे भाई 1 रुपया हटाना चाह रहे हैं, जितने भी है ना, जो भी बचा है सब हमें मिले, बिल्कुल इक्वल मिले। 1 पैसा भी अगर किसी को एक्स्ट्रा मिला तो उसमें लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए इनको क्या किया, 3.3 के अंदर डिवाइड कर दिया इसने। सबको 3-3 रुपए पहले दिए, फिर उसके बाद जो 1 रुपया बचाया उसके भी 3 हिस्से किए, फिर उसके बाद जो 1 पैसा बचा उसके भी 3 हिस्से किए, ताकि सबके पास क्या हो, बराबर से
जो है ना क्लियर हो जाए। अब अगर डिवाइड की जगह मैं क्या यूज करता हूँ, मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करेगा, हमें रिमाइंडर रिटर्न करेगा। अब इसका काम क्या होगा, जैसे 3 दोस्त थे, माशाल्लाह से तीनों जो है ना नेक दोस्त थे, उन्होंने क्या किया, 10 रुपए कमाए और 10 में से तीनों ने 3-3 रुपए लिए इक्वल, और उन्होंने बोला अब 1 रुपया बचा है, इसमें क्या लड़ना है, इसको किसी गरीब को दे दो। तो 1 रुपया क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। इस तरह से देखो, ये 1 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 10 को 4 के अंदर हमने डिवाइड किया, तो ये लोग क्या करेंगे, ये सिर्फ 2-2 रुपए लेंगे, बाकी 2 जो है छोड़ देंगे। ठीक है, क्यों छोड़ देंगे, बोलेंगे हमने 2-2 रुपए ले लिए, अब 2 रुपयों को हम चारों के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट के अंदर ये लोग नहीं लेते पैसे, बोलते कि हमें डायरेक्ट कंप्लीट पैसे लेने। ठीक है, तो इस वजह से रिमाइंडर का ये काम है। अब ये बहुत सारी जगहों पे काम आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कि नंबर जो है इवन नंबर है या ऑड नंबर है, उस जगह पे भी काम आ रहा होता है, और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको ये रिमाइंडर का ऑपरेटर यूज होगा आपके पास। तो हमने यहाँ पे 54 लिखा, 57 लिखा, सॉरी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कंडीशन के अंदर मैं उसको बता रहा हूँ। तो मैंने बोला मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो किससे, 3 से। अब ये डिवाइड तो कर देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि हमने कंडीशन में ये चीजें लगाई। फिर उसके बाद हमने इक्वल टू लगाया, और इक्वल टू हमने क्या बोला, 0। अगर 0 बचता है, कंडीशन ट्रू होगा, वरना क्या होगा, फॉल्स। अब इसको किस तरह से रीड करें, यहाँ पे तो देखो ये असाइन ऑपरेटर भी नहीं है, और यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर और मॉड्यूलस ऑपरेटर है। एक बार ज़हन में बिठाना, मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास असाइन ऑपरेटर है, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट साइड वाला सॉल्व करेंगे। राइट साइड वाला सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको रिटर्न करेंगे लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास असाइन ऑपरेटर नहीं है, और दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि जहाँ कहीं भी असाइन ऑपरेटर यूज़ नहीं हो रहा, कोई और ऑपरेटर है, अगर असाइन ऑपरेटर के साथ भी कोई और ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट साइड को सॉल्व करना है। यानी ड असाइन ऑप सिंपल वर्डों में ये बोलूँ कि अगर असाइन ऑपरेटर के अलावा कोई और ऑपरेटर है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास असाइन ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि वेरिएबल 1 जो है, उसका सबसे पहले क्या निकलेगा, मॉड्यूलस निकलेगा, यानी रिमाइंडर निकलेगा 3 के साथ। ठीक है? अब जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कंपेयर होगा किसके साथ? 0 के साथ कंपेयर होगा, कि इक्वल टू 0 तो नहीं। अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब कंडीशन हमारा ट्रू। तो इसका मतलब कोई भी नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड करें, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2, ठीक है? कोई भी नंबर अगर 2 से हम डिवाइड करें और रिमाइंडर उसका 0 आए, यानी वो नंबर पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जाए, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, शायद इवन नंबर बोलते होंगे। फिर एक होता है ऑड नंबर, ठीक है? तो इस तरह का प्रोग्राम बनाना हो तो आप इजीली बना सकते हो इस ऑपरेटर से। रिफ्रेश करेंगे, अब देखो 0 नहीं आ रहा, ठीक है? तो इस तरह से अब ये अगर हम कंडीशन लगाना हो कि अगर कोई एक नंबर है, उसका हम मॉड्यूलस 2 निकालें, यानी उसका रिमाइंडर अगर 2 से डिवाइड करें, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। 0 से अलावा कोई भी चीज़ आई, तो कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। जैसे ही 0 आता है, कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो सिंपल ये करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू लगा दिया। अब देखो मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं आपको। अब इन तमाम के तमाम ऑपरेटर्स को यूज करना आपकी जिम्मेदारी है, इनको अच्छे से समझना। समझ में कब आएगा, कि बार बार इन ऑपरेटर्स की आप प्रैक्टिस करोगे, तब जाके समझ में आएगा। तो हमने क्या किया कि वेरिएबल 1, और उसका हमने जब मॉड्यूलस निकाला, यानी रिमाइंडर निकाला, 2 के साथ जब डिवाइड किया, 2 के साथ रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। रिफ्रेश करेंगे तो कंडीशन क्या आया, ट्रू। अब यहाँ पे अगर मैं इसको क्या करता हूँ, 60, ठीक है, 62 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 30-30 रुपए ले लेंगे दोनों। इसका मतलब अब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, और मैंने यहाँ पे क्या लगाया कि नॉट इक्वल टू 0। जब 0 आएगा तो फॉल्स में जाएगा, अगर 0 नहीं है तो फिर क्या वो कंडीशन ट्रू होगा, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। क्या आया, फॉल्स आया।
तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, अगर इसमें कोई आपको क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ ऑपरेटर्स अभी बाकी हैं, लेकिन उनको मैं अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, कंडीशंस के साथ समझाऊंगा, ठीक है। जी सर। कोई क्वेश्चन है किसी को? नो सर, समझ आ गई। ठीक है, चलो। सेकंड बात ये है कि जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, गूगल वगैरह चैट जीपीटी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी होता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई नंबर वगैरह नहीं है, आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं कि आपको कितना सॉल्व करना आ रहा है, कितने प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी को? चलो, नहीं है तो फिर मैं क्लास को वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। कोडिंग थैंक स्टॉप। यू।